हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज मैं भूमंडलीय कृत विश्व का बनना पाठ से पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, यदि आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसका सामान्य कुछ बहुत शानदार तरीके से जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, हर साल, और इनकी जानकारी होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जरूरी ये है बाबू, जैसे भूमंडलीय कृत विश्व का बनना, इस पाठ से हम एक चीज लिख रहे हैं, बीटो। हमेशा इसके पास बीटो पावर है, उसके पास बीटो पावर है, हम सुनते हैं। अब वास्तव में बीटो होता क्या है, इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में बीटो पावर क्या होता है। देखो, बीटो पावर क्या है। बीटो एक निषेधाधिकार है। निषेधाधिकार मतलब निषेध करना, रोकने का अधिकार है। और इस पावर को रोकने का अधिकार जो होता है बाबू, यदि किसी एक व्यक्ति, अगर कोई एक सदस्य इसका चाहे तो किसी भी सहमति पत्र में बीटो लगाकर और पूरे सहमति पत्र को निरस्त कर सकता है। देखिए क्या है बीटो, एक क्या है, हमने क्या बताया, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार याद रहेगा, बीटो एक क्या है, निषेधाधिकार है। इसके सहारे है ना, इसके सहारे एक ही सदस्य, क्या बोले हैं बाबू, एक ही सदस्य, ठीक है, असहमति प्रकट करके किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ओके, निरस्त कर सकता है। आप समझ गए बढ़िया से। बीटो क्या है, बीटो एक क्या है, निषेधाधिकार है। आ जाए, बीटो क्या है, बीटो एक निषेधाधिकार है। इसके सहारे एक ही सदस्य असहमति प्रकट करके किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। आया बीटो बढ़िया से समझ में आपको बाबू। देखो हमने क्या कहा, बीटो एक निषेधाधिकार है। इसके सहारे एक ही सदस्य असहमति प्रकट करके किसी भी प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है। यही बीटो कहलाता है, यही बीटो पावर है। आगे चले, बीटो पता चला। अब इसका अगला भाग हम पढ़ते हैं, अगला पार्ट। अगला अब एक आता है विश्व बैंक। इस पाठ को पढ़ना, शुरुआत करना, मतलब इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं है क्या, विश्व बैंक हमने लिखा है कि विश्व बैंक क्या है। अगर आए कि विश्व बैंक क्या है, तो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, वित्तीय संस्था है। याद रहेगा कि बीटो क्या है, बीटो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अब देखो बीटो क्या करता है, जो अपने किसी भी सदस्य को अपने सदस्य देश को वित्तीय सहायता, अपने सदस्य देश को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ओके, अब क्या है विश्व बैंक क्या है, आ जाए। कई बार पूछा भी है विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय क्या है, वित्तीय संस्थान है।
विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देश को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जो अपने सदस्य देश को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यही क्या कहलाता है? यही होता है जो विश्व बैंक होता है। ओके, चलें अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप फटाफट इनको समझते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम प्रवाह। श्रम प्रवाह क्या है बाबू? श्रम प्रवाह, श्रम का प्रवाह क्या है? देखो, जब कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है ना? अगर मुझे भी रोजगार प्रदान करना हो और मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो ये समझिए बाबू कि अगर हमें भी कहीं जाना हो नौकरी करने के लिए, कोई श्रम करने के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, तो जाना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? श्रम का प्रवाह कहेंगे। उसी को श्रम प्रवाह कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति क्या बोले हैं कि जब कोई व्यक्ति रोजगार के लिए ओके, जब कोई व्यक्ति रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसी को क्या कहते हैं? श्रम प्रवाह कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? श्रम प्रवाह क्या है? रोजगार के लिए जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, उसे क्या कहते हैं? श्रम प्रवाह कहते हैं। जब कोई व्यक्ति रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, इसी को क्या कहते हैं? श्रम प्रवाह कहते हैं। ओके, समझिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निजीकरण क्या है? आजकल इसको सुनने को निजीकरण क्या है? बहुत सुनने को मिल रहा है कि रेल का निजीकरण हो रहा है, इस संस्था का निजीकरण हो रहा है, बैंक का निजीकरण हो रहा है, बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। ये निजीकरण क्या है? आइए हम समझते हैं कि निजीकरण क्या है। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति है ना? सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ होता है मेरा भी अधिकार है, जिसमें आपका भी अधिकार है। मतलब उस भारत के सभी नागरिक का अधिकार है जो पागल दिवालिया न हो, है ना? उन सभी व्यक्ति का अधिकार है उस संपत्ति पर। उसी को कौन सा कहते हैं? संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति। अब सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी निजी हाथ में, निजी क्षेत्र में लिख देना। क्या होगा? क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में बेचना या स्थानांतरित करना, समझ पा रहे हैं आप लोग? सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी निजी क्षेत्र में बेचना या स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। निजीकरण तो समझ गए। और निजीकरण से जो लाभ होता है बाबू, देखो लाभ होता है, ये क्या है? अगर मान लो निजीकरण हो गया, निजीकरण से लाभ भी है, हानि भी है। तो निजीकरण से लाभ जो होता है बाबू, क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब जो संस्थान बेची जाएंगी उनके क्षमताएं बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगी, बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगी। मतलब उसके क्षमता में वृद्धि होगा, मतलब उनके कार्यशैली जो होंगे बहुत शानदार हो जाएंगे। हो गया, क्षमता में वृद्धि होगी। और देखो, सरकार की आय में वृद्धि हो जाती है, आय में वृद्धि हो जाती है। देखिए क्या होता है कि इससे लाभ क्या है? निजीकरण से लाभ क्या है? इसके क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और सरकार की आय में भी वृद्धि होती है। और हर सरकार ये चाहेगी कि हमारे आय में वृद्धि हो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें।
ठीक है, तो निजीकरण आप बढ़िया से समझिए, सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी निजी क्षेत्र में बेचना या स्थानांतरित करना ही निजीकरण कहलाता है। इससे लाभ क्या है? क्षमता में वृद्धि। ठीक है, उसकी क्षमता में वृद्धि मतलब जिस संस्थान को बेचा जाएगा, मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, रेलवे है, उसको निजीकरण क्षेत्र में कर दिया जाए तो उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, उनकी अन्य जो व्यवस्थाएं होंगी बहुत शानदार हो जाएंगी और सरकार के आय में भी वृद्धि हो जाती है। यही निजीकरण कहलाता है। अब आते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला है बाजार। क्या है बाबू? बाजार। अब देखो आता है कई बार पूछे बाजार किसे कहते हैं, बाजार है क्या, बाजार कहते किसे हैं? वह स्थान, सीधी बात है, वह स्थान जहां वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। लेन देन किया जाता है मतलब एक वस्तु दीजिए और दूसरी वस्तु लीजिए, उसी को क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। ओके, चाहे वो धन के रूप में हो या अन्य किसी चीज के रूप में हो, एक वस्तु आप लें और दूसरे वस्तु अपने पास लेकर आए, ले और दें, लेना देना ही क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। अब एक बात आती है कौड़ियां। कौड़ियां क्या होती हैं? है ना, कौड़ियां देखो ये एक सफेद सीप जैसे छोटे छोटे होते हैं कौड़ियां, और जिनका लेन देन बाजार में जो है ना, बाजार में लेन देन के लिए माने वस्तु के खरीदारी और बेची के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और कब? प्राचीन काल में उसको कौड़िया कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के लिए क्या लिखे है? प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के लिए पैसे व मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। आप बढ़िया से समझे कौड़िया क्या है? प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के लिए पैसे व मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। कौड़िया भी आप समझ में आ गया? बोलिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको मैंने बताया। अब आपसे हम अगले वीडियोज में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।